हेलो दोस्तों, सभी का नमस्कार। लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना चैप्टर जनरल साइंस का, जिसका चैप्टर नंबर 1 अध्याय क्रमांक 1 भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मित्रों, इसमें हम भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय में हमारे भारत देश में जो भी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत का इतिहास एवं भारत के आंदोलन हमारा ये टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारी जो हेडिंग है वो है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, एनिसेंट इंडिया। तो सबसे पहले शुरुआत होती है सिंधु घाटी की सभ्यता की। जो भारत का इतिहास जहाँ से जाना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। वो ईसा के जन्म के करीब 2500 वर्ष पूर्व से लेके ईसा के जन्म से 1750 वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो सिंधु घाटी काल का कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी समय में डेवलप हुई थी, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। सर जॉन मार्शल के अनुसार सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार गंगा, यमुना, नर्मदा एवं ताप्ती की घाटियों तक था। तो यहाँ पर याद रखिएगा नदियों के नाम गंगा, यमुना, नर्मदा और ताप्ती की घाटियाँ। यह उत्तर में पंजाब के रोपण जिला अब जो है वो पाकिस्तान में है। उत्तर में जो मतलब कि जहाँ पे हमारे हिमालय पर्वत है, रोपण जिले पाकिस्तान से लेकर के दक्षिण में नर्मदा घाटी तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पश्चिम में मेरठ तक विस्तृत थी। इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार था। अंडरलाइन करिए, त्रिभुजाकार क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट है। सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेषों की खोज की थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, प्रश्न आ सकता है। तो इस सभ्यता का दूसरा नाम है जो वो है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। 1922-23 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य राम राखलदास बनर्जी ने ही किया। 1922-23 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य राखलदास बनर्जी ने किया। यह हड़प्पा सभ्यता का अब तक का सबसे ज्ञात वृहद स्थल है। अब तक ज्ञात सबसे वृहद स्थल है कौन? मोहनजोदड़ो, जिसे कि 22-23 में खोजा गया था। नगर नियोजन इस सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगर वर्गाकार अथवा आयताकार थे। सड़कें उत्तर से दक्षिण अथवा पूर्व से पश्चिम की ओर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के भवन अधिक विशाल थे। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन अन्नागार था, जहां से प्राप्त विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ भी उल्लेखनीय है। हड़प्पा में 6 अन्नागारों की 2 पंक्तियां मिली हैं। कृषि आर्थिक जीवन की मेरुदंड थी, मतलब और तथा पशुपालन भी जीविका का मुख्य साधन था। मतलब हड़प्पा काल में या सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कृषि जो थी वो उनका मुख्य आय का साधन थी। कुबड़दार सांड हम्ड बुल बड़ा ही प्रिय पशु था। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ और जौ थे। कृषि और पशुपालन के साथ साथ उद्योग और व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। ग्रीक वासियों ने कपास को ग्रीक भाषा में सिंडन कहा था, इसलिए इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। सैंधव समाज मातृ प्रधान था, मतलब माता की पूजा की जाती थी। माता देवी की उपासना का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था। मातृ देवी की उपासना का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था। यहाँ पर पशुपतिनाथ महादेव लिंग योनि वृक्षों की पूजा की जाती थी। यहाँ पर पशुपतिनाथ महादेव लिंग योनि वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है,
यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं तथा द्वितीय लाइन में बाएं से दाएं लिखी जाती है और यह तरीका जो है वो ब्रुस्टोफेंदम कहलाता है। इस तरीके को हम ब्रुस्टोफेंदम कहते हैं। अगली बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल में ऋग्वेद काल जो होता है, तो देखा आपने 2500 से ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो चला है वो चला है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल। उसके बाद ऋग्वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक काल जो है वो ईसा पूर्व 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, मतलब इसका जो कालखंड था वो करीब 500 वर्ष का था। तो मतलब ये 500 वर्ष तक ये सभ्यता चली है। ओके, इसमें इसके अंतर्गत अनेक परिवारों को मिलकर के ग्राम बनता था जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था और अनेक ग्रामों को मिलकर के विश बनता था जिसका प्रधान विशपति होता था। अनेक विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता था जिसका प्रधान राजन या गोप होता था। अनेक विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता था जिसका प्रधान राजन या गोप होता था। परिवार पितृ सत्तात्मक था तथा वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था तथा जव, जिसे यव भी बोलते हैं, जौ, वह खाद्य पदार्थ था। आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र एवं उसके उपरांत अग्नि और वरुण को दिया गया था। चलिए, अब उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक, जो कि करीब 400 वर्षों तक चला। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृ प्रधान एवं संयुक्त परिवार हुआ करते थे। जाति प्रथा कर्म के आधार पर ना हो करके जन्म के आधार पर होने लगी। तो पहले देखिए क्या था कि यहाँ पर हाँ देखिए ऋग्वेद काल में, वैदिक ऋग्वेद काल में जो जाति प्रथा थी वो जो था वर्ण व्यवस्था जो है कर्म आधारित थी, काम के आधार पर। और इसमें जो उत्तर वैदिक काल जो आया, जो उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल के बाद, इसमें जो जाति प्रथा है वो कर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर होने लगी और उसमें कठोरता आ गई। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पशुपालन की अपेक्षा कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बनी। लोहे का प्रयोग सबसे पहले इसी काल में किया गया था। इस समय मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड PGW पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ तत्कालीन संस्कृति का मूल आधार था। इसी समय उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद में आत्मा के अमृत व ब्रह्मा की उपासना की जाती थी। तो ये सारा का सारा था हमारे अभी जो हमने काल पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए हमने? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, हमने वैदिक काल पढ़ लिया और हमने उत्तर वैदिक काल पढ़ लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है बौद्ध धर्म आता है। तो हम आ चुके थे 600 ईसा पूर्वी तक, 1000 से 600 ईसा पूर्वी तक। घटते 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 आगे चलते जा रहे हैं हम। तो महात्मा बुद्ध, माफ़ कीजिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में, 563 BC कह लीजिए आप लोग, 563 BC में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कपिलवस्तु के समीप जो है लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके जो जन्म का प्रतीक था वो सांड और कमल था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, इनके जो पिता का नाम था वो क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थे? शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गण के प्रधान थे। मतलब जो शाक्य गण हुआ करते थे उनके प्रधान थे शुद्धोधन, ठीक है ना। शाक्य गण के प्रधान का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया। तो याद रखिएगा, पिताजी जो हैं उनके महात्मा बुद्ध के वो शुद्धोधन हैं और जो उनकी माता है महामाया है। महामाया कौन थी? महामाया कोलियागढ़ की राजकुमारी थी। महामाया जो थी वो देख लीजिए कोलियागढ़ की राजकुमारी थी। ये देखिए कोलियागढ़ की राजकुमारी थी, ठीक है ना। चलिए 35 वर्ष की आयु में गया जो बिहार का एक शहर है में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जो मतलब उस समय फल्गु नदी है, फल्गु नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे निर्वाण बोलते हैं।
और ज्ञान का जो प्रतीक हुआ वो पीपल बोधि वृक्ष था। ज्ञान का जो प्रतीक था वो पीपल बोधि वृक्ष। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ ऋषि पत्तनम मृगदाओं में दिया। ओके, जो सारनाथ जगह है बिहार में ही, वहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसका नाम था धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ नामक जगह ऋषि पत्तनम या मृगदाओं में दिया। बुद्ध ने अपना उद्देश्य लोक भाषा पाली में दिया था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, वो कुशीनगर में हुआ और उनके महापरिनिर्वाण का जो संकेत है, जो प्रतीक है, वो स्तूप है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध धर्म संघ, मतलब जो त्रिरत्न हैं बुद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के, वो हैं बुद्ध धर्म, धम्म और संघ। तो इसी को कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। चलिए अब बौद्ध महासंगीतियाँ देख लेते हैं कि बौद्ध महासंगीतियाँ कौन कौन सी थीं। तो जो पहली बौद्ध महासंगीति है, जिसे हम प्रथम बौद्ध संगीति बोलते हैं, वो 483 ईसा पूर्व जो है, और प्रथम संगीति जो है, प्रथम बौद्ध संगीति, उसका समय है 483 ईसा पूर्व और स्थल है सप्तपर्णी गुफा, राजगृह विहार। शासक उस समय थे अजातशत्रु हर्यक वंश के और संगीति अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, इसके जो स्थल हैं वो चुल्लबग्ग वैशाली बिहार, शासक कालाशोक शिशुनाग वंश और संगीति अध्यक्ष है सबकामी। तृतीय बौद्ध संगति जो है वो है 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी, जिसे पटना कहते हैं अब, और अशोक शासक थे और मौर्य वंश के थे अशोक। फिर और इस संगीति अध्यक्ष मोगलिपुत्र तिस्स। चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसमें जो बौद्ध धर्म दो पार्ट में विभक्त हो जाता है, जिससे इस संगीति में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभक्त कर दिया जाता है। ये 72 ईस्वी के दौरान थी और यहाँ जो इसका स्थल था वो कुंडलवन कश्मीर में है। शासक थे कनिष्क कुषाण वंश के और संगीति अध्यक्ष थे वसुमित्र। अब आइए बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म तो आपने अभी देखी बौद्ध महासंगीतियाँ, अब इसके आगे आता है जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म देखिए, महावीर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जैन के धर्म के प्रवर्तक थे। जो ऋषभदेव जैन थे वो इस धर्म के प्रवर्तक थे। पार्श्वनाथ जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने पार्श्वनाथ जो टोटल इनके 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले जो थे वो थे अपने ऋषभदेव जैन। ओके, तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें बाद में महावीर द्वारा ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा गया। जो स्वामी महावीर थे वो 24वें तीर्थंकर थे और जो 23वें तीर्थंकर जो मैंने बताया अभी आपको पार्श्वनाथ, उन्होंने क्या अहिंसा जोड़ा, सत्य बताया, अस्तेय बताया, अपरिग्रह बताया, और 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम, हाँ देखिए इनका जो जन्म है वैशाली के निकट कुंडग्राम विज्ज संघ का गणतंत्र में 540 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। मतलब एक चीज़ समझिए आपकी 563 मतलब 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था किसका, महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, और 540 में हुआ है, मतलब ये थोड़े से छोटे थे, महावीर उनसे उम्र में थोड़े से कम थे, है ना। हाँ, इनका जो वैशाली के निकट जो इनका जन्म हुआ है कुंडग्राम में हुआ। तो आज जो वैशाली जिला है वहाँ पे कुंडग्राम में हुआ। तो वैशाली से रिलेशन भी रहा है गौतम बुद्ध का भी। ओके,
परंतु गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल की तराई में जो कपिलवस्तु में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और इनका जो जन्म हुआ है पूर्ण रूप से भारत में हुआ है। भारत में ये वैशाली के निकट कुंड ग्राम वज्जी संघ का गणतंत्र 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। जी हाँ, बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रिय तथा माता का नाम त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन था। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य, तो इनमें जो सर्वोच्च ज्ञान होता है वो कैवल्य कहा जाता है। कहाँ पर? जंभिक ग्राम, ऋजुपालिका, है ना। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात उन्हें कई नामों से जाने जाने लगा, जैसे कैवलिन, जिन मतलब होता है विजेता, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, महावीर, आहर्त यानी कि योग्य आदि। तो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको कई नामों से जाने लगे, जैसे कैवलिन हो गया, जिन विजेता हो गया, निर्ग्रंथ बंधन रहित, महावीर, आहर्त योग्य आदि। लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व, ओके, 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की राजगृह के समीप पावापुरी में मृत्यु हो गई। यस, इनकी जो मृत्यु है पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए ये जो है इनकी जो डेथ हुई है वो आपके गौतम बुद्ध के पहले हुई है। गौतम बुद्ध का जो जिसको बोलते हैं महानिर्वाण बोलते हैं, क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु में? हाँ, महापरिनिर्वाण, वो 483 पे हुई है और इनकी जो हुई है 468 पे हुई है। ओके, तो लगभग 72 वर्ष की आयु में, लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की राजगृह के समीप पावापुरी में मृत्यु हो गई। ठीक है। मौर्य काल में जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गए। ठीक है ना। मौर्य काल में जैन दो संप्रदायों में बट गए, एक श्वेतांबर और एक पीतांबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर जो हैं वो वस्त्रों का परित्याग करते हैं। तो जो श्वेतांबर हैं वो श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं और दिगंबर वस्त्रों का परित्याग करते हैं। उत्तर भारत में श्वेतांबर जैनों तथा दक्षिण भारत में दिगंबर जैनों की प्रधानता है। जी हाँ, तो दो ग्रुप में बन गए हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। पीतांबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दिगंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दिगंबर होना चाहिए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर जो हैं वो वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं। उत्तर भारत में श्वेतांबर जैन आपको मिलेंगे और दक्षिण भारत में दिगंबर जैन की आपकी बहुधा में है। पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय व ब्रह्मचर्य। ओके, ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है, पांचवा ब्रह्मचर्य। ठीक ना। और इसके जो 3 रत्न हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म में बुद्धम, धम्मम, संघम जो थे, ऐसे ही जैन धर्म में इसके त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, ओके, एंड देन सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये आपके इसके त्रिरत्न हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत के प्रमुख वंशजों की, कि भारत में जो वंशज चले आए हैं वो कौन कौन से थे। तो देखिए भारत का हम पूरा इतिहास यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक संक्षिप्त रूप में। तो भारत में जो हर्यक वंश वो 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व, जिसमें आपको मैंने बताया था कि बौद्ध की प्रथम संगीति भी हुई थी। तो इसमें
प्राचीन भारत के प्रमुख वंश एवं शासक। तो हर्यक वंश में देखिए भाई कौन है, 544 से लेकर के 492 तक, 540 से लेकर के 492 तक हर्यक, 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक बिंबसार, बिंबसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। बिंबसार के पुत्र अजातशत्रु, बिंबसार का जो पुत्र था वो कौन था, अजातशत्रु। 492 से लेके 460, 492 से लेके 460 उसकी हत्या कर, बिंबसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। वाह भाई बहुत बढ़िया। तो भाई बिंबसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या करके, मतलब अपने पिता की हत्या कर दी, अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। ठीक है। तो अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था एवं उसकी राजधानी राजगृह जो है बिहार में है, जो उसमें प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। और पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र वर्तमान में जो पटना है, पटना की स्थापना का श्रेय उदयन को दिया जाता है, उदयन को दिया जाता है। तो ये देखिए ये आपका हर्यक वंश था। हर्यक वंश में बिंबसार सबसे पहले आए। बिंबसार के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी, अजातशत्रु नाम था, और सिंहासन प्राप्त किया। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय उसका एक शासन है उदयन। इस तरीके से 540 मतलब 540 जो है से ले करके 412 बीसी तक जो है किसका नाम वंश रहा, हर्यक वंश का राज रहा। उसके बाद आते हैं नंदवंश। नंदवंश देखिए, इस वंश का संस्थापक महापद नंद को जाना जाता है। इस वंश का संस्थापक जो है वो है कौन, महापद्म नंद को जाना जाता है। ये कब से कब तक चलता है बच्चों, ये चलता है 344 से लेकर के 322 ईसा पूर्व। यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है कि भाई 412 के बाद कौन मतलब शासन किया। तो 412 से लेकर के 342 तक किसका शासन रहा इसकी कोई जानकारी नहीं है। और 344 से लेकर 322 करीब 22 साल, 22 वर्षों तक। ठीक है ना। और 544 से लेके 412 माइनस कर दो, 544 से लेके 412, 2 3, ठीक ना, मतलब 132 वर्षों तक हर्यक वंश का शासन रहा। ठीक ना। देन उसके बाद जो है 22 साल के लिए नंदवंश आते हैं। इस वंश का संस्थापक महापद नंद को माना जाता है। नंद वंश का अंतिम संस्थापक धननंद था, धननंद। ठीक ना। इस वंश का जो अंतिम संस्थापक था, अंतिम शासक नंद वंश का, वो धननंद था। इसी शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसी के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। देन सिकंदर का आक्रमण की बात कर लें, सिकंदर के आक्रमण की बात कर लेते हैं। देखिए डोर लगा दो बेटा। सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर की बात की जाए तो सिकंदर का क्या था भाई, सिकंदर जो थे मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र। सिकंदर जो था मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र ने 326 ईसा पूर्व, 326 बीसी, मतलब इसके बीच में, मतलब इनके शासन काल के 4 साल पहले, जब ये धनानंद का शासन जा रहा था उसके 4 साल पहले 322 पे गया, 326 बीसी पर भारत पर आक्रमण किया। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीस का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, जो नाम है हाइडेस्पीज, उसे हिंदी बोलते हैं वितस्ता का युद्ध लड़ा और हार गया, परंतु हार गया।
बाद में सिकंदर भारत भूमि को छोड़कर बेबीलोन चला गया, जहां 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। तो भाई देखिए 326 बीसी में ये आए थे, 326 बीसी में आए थे, और 3 साल के बाद 323 बीसी में बेबीलोन में जाके उसकी क्या हो जाती है, जहाँ 323 ईसा पूर्व में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है ना, यस, 323 में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये था सिकंदर के बारे में बातचीत। चलिए, तो हम आ चुके थे, देखिए 344 से लेके 322 तक आ चुके थे। अब 322 में चंद्रगुप्त मौर्य आता है और धनानंद को मारता है ना, जो आपका नंद वंश जो 344 से लेकर के 322 तक करीब 22 साल का जो शासन था वो ख़त्म होता है और मौर्य वंश की स्थापना होती है। और मौर्य वंश जो है वो 322 से लेकर के 298 बीसी 184 322 से लेकर के 184, तो 12 में से 4 गए 8, ओके, और फिर ये फिर से बन गया 12, तो ये 2 में से एक 11 बन गया, 11 से बन गया 3 एंड यहाँ पे 2 1, यस, करीब 138 साल का जो शासन चला मौर्य वंश का 322 बीसी से लेकर के 184 बीसी, ये शासन चलता है 322 से 184। तो उसमें जो पहला जो संस्थापक थे मौर्य वंश के 322 से 184 के बीच में जो पहले संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। खुद चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 मतलब 22 साल ये और 24 साल करीब राज किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक ना। सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस ने किसको भेजा था? मैगस्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा था। चलिए 298 के बाद जो मौर्य वंश को आगे बढ़ाते हैं 322 से लेके 298 तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। देन उसके बाद अशोक आते हैं। अशोक का जो शासन काल है वो 273 से लेकर के 232 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व। तो कितने साल हो गए? एक ये हो गया 41 वर्षों का शासनकाल अशोक का था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। कलिंग मतलब कि उड़ीसा वाली जगह को कलिंग बोलते हैं। तो कलिंग पर जीत लिया। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार में ने अशोक को विचलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। अशोक ने पाटलिपुत्र यानी पटना में किया। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण भी करवाया। जो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में सांची में बना हुआ है, उसका निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया। तो भाई ये आ गए हमारे मौर्य वंश जो है वो चला, है ना। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आ गए, अशोक आ गए। अब देखिए अब आता है यमन, ठीक है ना। यमन सबसे पहले आक्रमणकारी बैक्ट्रिया के ग्रीक यूनानी थे
आक्रमणकारी बैक्ट्रिया के ग्रीक यूनानी थे जिन्हें यवन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आक्रमणकारी बैक्ट्रिया के ग्रीक मतलब यूनान से आने वाले, जिन्हें यवन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। देन इसके बाद आते हैं कुषाण। कुषाण जो हैं वो 250 से लेके 230 ईस्वी ये कुछ गलत लिखा हुआ है, 50 से लेकर 230 ईस्वी नहीं होगा, ये कुछ और भी है। ओके, तो अब कुषाण के बारे में पढ़ते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में संवत प्रचलित किया था। ठीक, ओके, ईसा पूर्व खत्म हो गया, अब ईस्वी चलने लग गया। नहीं, बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मतलब कि अब जो है हमारा अंग्रेजी महीना चलने लग गया। 50 से लेके 230 ईस्वी मतलब करीब कितने साल कुषाणों का शासन रहा? 230 में से 50 माइनस कर दीजिए। 230 50 तो माइनस कर दीजिए, तो कितना? लगभग 200 साल से भी 200 साल के आसपास 180 साल का जो है शासन रहा कुषाण का। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रचलित किया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इसके समय कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध की प्रतिमा की पूजा महायान शाखा आरंभ हुई थी। ठीक है ना? कनिष्क शासन के टाइम में, कुषाण वंश का जो कनिष्क था उसके शासन के टाइम में महायान जो विभक्त हो गया था जो बौद्ध धर्म, तो मतलब मूर्ति पूजा, बौद्ध प्रतिमा की पूजा आरंभ हुई। अब इसके बाद आता है गुप्त वंश। तो जो देखिए अशोक जो था, सम्राट अशोक, याद रखना, वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था वो। अब इसके बाद गुप्त आते हैं। तो गुप्त में सबसे पहले है चंद्रगुप्त प्रथम। ये तो जो गुप्त वंश चलता है वो 275 से लेके 570 तक चलता है। 230 तक कुषाण चलते हैं, 230 ईस्वी तक क्यों चलते हैं? कुषाण चलते हैं। ओके, एंड 230 ईस्वी के बाद जो है आपके ये देखिए 275 से लेके 570 तक ईस्वी तक जो है वो किसका है? गुप्त वंश का शासन रहा। तो देखिए किस तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 319 से लेके 335। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 में गुप्त संवत प्रारंभ किया। इसे महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त पर प्रकाश डालने वाली एक अत्यंत प्रामाणिक सामग्री प्रयाग प्रशस्ति के रूप में उपलब्ध है। चंद्रगुप्त जो हैं वो 319 से लेकर 335 और समुद्रगुप्त जो हैं वो 335 से लेकर के 380 तक उनका राज रहा। समुद्रगुप्त का जो राज है वो 335 से लेकर के 380। समुद्रगुप्त पर प्रकाश डालने वाली अत्यंत प्रामाणिक सामग्री प्रकाश प्रशस्ति के रूप में उपलब्ध है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा, एक कुशल सेनापति था। इसी कारण उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि भारत समुद्रगुप्त के समय में सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ था, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिनका सरनेम था, उपनाम था। तो इनका जो शासन काल रहा वो 380 से लेके 412 तक। ओके, 380 से लेकर के 412। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। उसके दरबार में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके भारत की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 से लेकर 412 ईस्वी भारत की यात्रा पर आया था। चीनी यात्री फाहियान। गुप्तकालीन प्रमुख साहित्य रचनाएं, तो गुप्त काल की चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके काल की रचनाएं देख लीजिए आप। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमी वशीयम कालिदास ने लिखी। मृच्छकटिकम जो थी वो शूद्रक ने लिखी। देन मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखी। और पंचतंत्र जो है वो विष्णु गुप्त ने लिखी। देन इसके बाद आता है चंद्रगुप्त के शासनकाल, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासनकाल था, गुप्त वंश जो 275 से लेकर के 570 था वो चला। ओके। देन इसके बाद आता है पुष्यभूति वंश, यानी कि पुष्यभूति यानी कि वर्धन वंश। पुष्यभूति यानी कि वर्धन वंश। तो ये जो है 570 तक जो है 570 ईस्वी तक ये चलता है। देन हर्षवर्धन जो 606 में आते हैं और 647 तक ले जाते हैं। पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश में हर्षवर्धन, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। दक्षिण में उसकी सेनाओं को 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। दक्षिण में उसकी सेनाओं को 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय ने नर्मदा के तट के पीछे घटेल दिया था। उसने संस्कृत में नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। उसने कादम्बरी और हर्ष चरित के रचयिता बाणभट्ट और चीनी विद्वान हेनसांग सीयूकी का रचयिता को आश्रय प्रदान किया था। उसने कादम्बरी और हर्ष चरित के रचयिता बाणभट्ट और चीनी विद्वान हेनसांग सीयूकी का रचयिता को आश्रय प्रदान किया था। तो ये हमारा था वर्धन वंश, पुष्यभूति। ठीक है ना। अब चलिए, तो ये हमारा हो गया भारत, प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत के बाद आता है मध्यकालीन भारत। ठीक है ना। तो मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन भारत ये 647 ख़त्म हो गया। अब 647 के बाद जो है 700 का दौर शुरू होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था, जो अरब से आया था। पहला था मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था, जिसने सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। तो 712 ईस्वी है ना, मतलब पुष्यभूति वंश खत्म हो चुका था 712 ईस्वी। ओके, 712 सन जो चल रहा अपना नॉर्मल सन, उसमें 712 सन में इसने इसको जीत लिया था। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था पहला आक्रमणकारी था, अरेबियन जो आया था। अब उसके बाद आता महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 से 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया। गजनवी, गजनी से आया था वो। ठीक है ना। तो मोहम्मद गजनवी जो है वो कब 1001 से लेके, मतलब 300 साल लगभग बाद, 1001 से लेके 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी लुटेरा था, वो राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था। 1025 में उसका सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो 1025 पर उसने सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया। अब उसके बाद आते हैं मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी के ठीक विपरीत मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली तराइन का युद्ध हुआ, पहला, जो 1191 में होता है, जिसमें गौरी की पराजय हुई। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ 1192 में, जो तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ वो
मोहम्मद गौरी उसमें जीत गया। तो इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज इसमें हार गए थे। ये हो गया। तो भाई देखिए, तो यहाँ पर आक्रमणकारी कदम रख चुके थे भारत में। ओके, अब इसके बाद मध्यकालीन भारत में प्रमुख वंश देखते हैं कौन कौन आता जाता है। तो सबसे पहले गुलाम वंश भारत में आता है। याद रखिएगा कि जो दो लड़ाइयाँ हुई थी मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान के साथ, वो तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध 1191 और 92 में हुआ था। अब बात करते हैं प्रमुख वंश एवं शासक, गुलाम वंश की बात करते हैं। तो गुलाम वंश में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में आते हैं भारत में। गुलाम वंश की स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले इसकी राजधानी लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, और उसके बाद दिल्ली बनी। इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का नाम प्रमुख सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। जो कुतुब मीनार का जो नाम था वो प्रमुख सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। इसकी मृत्यु लाहौर के चौगान में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से हुई थी। घोड़े से गिर गया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, कुतुबुद्दीन के बाद 1206 से लेके 1210 यानी कि करीब 4 साल तक 1206 में आए और 1290 में गुलाम वंश 1290 में गया है, तो बहुत लंबा समय रहा। 1206 से लेकर के 1290 तक करीब 84 ईयर्स का राज किया है गुलाम वंश ने। तो अब उसके बाद दूसरा जो शासक था गुलाम वंश का, वो 1210 से लेके 1236 तक राज किया, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का बनाकर पूरा किया और राज्य को सुदृढ़ व स्थिर किया। इसने 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल, 40 जिसको चहलगानी बोलते हैं, उसका गठन किया। जो तुर्क थे, ये लोग तुर्क से आए हुए थे, गुलाम वंश के लोग। इल्तुतमिश जो तुर्क थे, और ये 1210 से लेकर 1236 तक इसने गठन किया। 40 बोला गया, 40 लोगों का तुर्क का संगठन। फिर उसके बाद इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया सुल्तान, 1236 से लेकर 1240, 4 साल राज करती है। यस, हाँ, फिर है रजिया सुल्तान। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी, 1236 से लेकर 1240। रजिया के शासनकाल में नूरुद्दीन के नेतृत्व में मुसलमानों के कुछ वर्गों ने विद्रोह भी किया था। ठीक है ना। रजिया के शासनकाल में नूरुद्दीन के नेतृत्व में मुसलमानों के कुछ वर्गों ने विद्रोह भी किया था। फिर बलबन का राज हुआ। बलबन 1240 तक रजिया रही, और रजिया के बाद में कितने साल बाद, करीब 26 साल बाद बलबन, जो 1286 तक खींच के लेकर के गया इस वंश को। बलबन ने पारसी नववर्ष के आरंभ में मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज की भारत में शुरुआत करी। नौरोज की भारत में सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा, घुटनों के बल बिठाकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना तथा पाबोस, पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथाएं शुरू करी थी। बलबन ने पेट के बल लोट करके सुल्तान के पैर को चूमना और सुल्तान के सामने घुटनों में बैठ करके सिर झुकाना। ये तो यहाँ पर हमारा जो वंश था, कौन सा, गुलाम वंश, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। गुलाम वंश जो था वो चला कब तक, 1290 तक। कब से शुरू हुआ था, 1206 से। ओके, तो 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश चला। अब गुलाम वंश के बाद गुलाम वंश खत्म हो गया। अब आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो है वो 1290 से लेकर के 1320, ठीक है ना, 1290 से लेकर 1320, मतलब कि लगभग कितने साल, 30 साल, 30 ईयर्स तक चला है खिलजी वंश। ठीक है ना।
चलिए अब देखिए खिलजी वंश में जो था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से लेकर के 1316 तक जिसने राज किया है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। वह प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना गठित करी, सैनिकों को नगद वेतन, घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली आरंभ करी। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की थी कि बाजार को कैसे नियंत्रण करना है, अलाउद्दीन ने इसकी स्थापना करी। ओके, तो इसका जो शासनकाल खिलजी वंश का था वो था 1290 से 1320, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक राज किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है तुगलक वंश 1320 के बाद। 1320 तुगलक। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक 1320 से लेकर के 1414, अच्छा खासा राज किया भाई। मोहम्मद 1320 से लेकर के 1414 तुगलक वंश का शासन था। मतलब मान के चलिए 1314 से लेकर 1414 100 साल हो जाते हैं, मतलब करीब 96 ईयर, करीब 96 ईयर जो है ये तुगलक वंश की कहानी चली है। अब इसमें पहला जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला राजा बोलते थे, मोहम्मद बिन तुगलक, वो कुछ भी नियम चला देता था। तो 1325 से लेकर के 1351, मतलब करीब 26 साल राज किया ये। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में एक अदूरदर्शी शासक के रूप में जाना जाता है। उसने 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद जो है उसने स्थानांतरित कर दी दिल्ली से। उसने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की। 1334 में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था। उसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक जो है वो 1351 से लेकर 1388 तक उसने सत्ता संभाली। फिरोज शाह ने सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया तथा सैनिकों के वेतन के रूप में भूमि प्रदान करी। उसने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर आदि नगरी की स्थापना करी। तो हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर आदि नगरी की स्थापना की। उसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फुतुहत ए फिरोजा शाही की रचना करी। अब आता है फिरोज शाह तुगलक के बाद 1388 वर्ष, 1325 से लेके 1351 ये रहे, 1351 से लेके 1388 और 1414 तक चला है ये वंश। उसके बाद आता है लोधी वंश, ठीक ना। लोधी वंश 1451 में, लोधी वंश 1451 से लेके 1526, तो 1451 से लेके 1526। तो भाई देखो बहलोल लोधी 1451 से लेके 1489 तक इसने राज किया। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला ये पहला अफ़गान वंश का था। जो बहलोल लोधी था वो दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला पहला अफ़गान वंश था, मतलब पहला अफ़गानी था। फिर इसके बाद आता है सिकंदर लोधी 1489 से लेकर के 1517 तक। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। फिर उसके बाद आता है इब्राहिम लोधी 1517 से लेके 15 इब्राहिम लोधी जो है 1517 से लेके 1526 तक, मतलब करीब 9 साल राज किया इब्राहिम लोधी। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध जो बाबर के हाथों हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी में हुआ था, उसमें मारा गया। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का शासनकाल समाप्त हो गया। अब इसके बाद आते हैं मुग़ल वंश। मुग़लों के हाथ में सत्ता जाती है देश की। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489, फिर सिकंदर लोधी
1489 से लेकर 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526, और 1526 से लेकर के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के पहले तक कौन रहा है? मुगल वंश का पहला शासन था बाबर। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर रहा। बाबर ने अपने पिता तैमूर तुर्क तथा माता की तरफ से चंगेज खान मंगोल का वंशज था। मतलब जो बाबर आया था वो तैमूर तुर्क, जो तैमूर थे तुर्क, और माँ की तरफ से जो चंगेज खां, माता की तरफ से चंगेज खां, मतलब पिता जो था उसका तैमूर का था और माता जो थी वो मंगोलियन थी, मंगोल का वंशज था। यस, बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को हरा करके 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ, 1526 में हरा करके बाबर में मुगल वंश की स्थापना करी। फिर हुमायूं का प्रमुख शत्रु शेर शाह सूरी था, उसने चौसा के युद्ध में पराजित किया। तो जो हुमायूं है, हुमायूं का 2 शासनकाल हुआ है। देखिए, एक 1530 से लेके 1540 और 1555 से लेके 1500, मतलब बाबर जो है 1530 पे मर गया, 1530 पे मर गया, गद्दी आ गई हुमायूं के पास। अब 1530 से लेकर के 1540 तक गद्दी किसके पास थी? हुमायूं के पास थी। ओके। और फिर उसके बाद 1555 से लेकर के 1556, मतलब 1 साल और जो है हुमायूं में 1 साल इसने सत्ता संभाली। मतलब बीच में 1540 से लेकर के 1555 तक मुगल वंश जो है कुछ समय के लिए, शायद मुगल वंश जो है मतलब कि हुमायूं बाहर हो गया था सत्ता से। तो हुमायूं का प्रमुख शत्रु शेर शाह सूरी था, जिसने उसे चौसा के युद्ध 1539 में पराजित किया और 1540 में कन्नौज बिरग्राम के युद्ध में पुनः पराजित करके उसे भारत से बाहर चले जाने के लिए बाध्य कर दिया था। यस, यही मैं बात कह रहा था कि 1539 में उसकी सत्ता के दौरान जो है पराजित किया, और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध में पराजित करके उसे भारत से जाने को बाध्य कर दिया। और जून 1555 में सरहिंद का युद्ध सिकंदर सूर और बैरम खान के मध्य, देखिए, और सन 1555 में सरहिंद का युद्ध सिकंदर सूर और बैरम खान के मध्य में विजय प्राप्त करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है ना, सिकंदर सूर और वह बैरम खान के मध्य में विजय प्राप्त करके फिर से दिल्ली में बैठ गया। बिल्कुल सही, मतलब बैरम खान की मदद से उसने सिकंदर सूर को हराया और दिल्ली में बैठ गया। देन उसके बाद 1556 तक बैठा रहा, 1555 से 1556 तक। फिर अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास काल के दौरान अमरकोट में हुआ था, है ना। मतलब 1556 अकबर के पापा जो थे वो कौन थे? हुमायूं थे। ओके। अब अकबर जो है 1556 जैसे ही वो हुमायूं मरते हैं उसके बाद गद्दी संभाल लेते हैं और बड़ा लंबा शासनकाल चलाया 1605 तक। अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। कब? 1556 में ही, जैसे ही वो हुमायूं मरते हैं, है ना। हुमायूं का जैसे ही शासनकाल खत्म होता है तो 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पहला युद्ध पानीपत का किस में हुआ था? मैंने बताया था ना, पहला युद्ध जो पानीपत का हुआ था वो इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, और द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी युद्ध में राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया 1605 तक।
ये क्या बात हो रही भाई? भाई बैरम खान की सहायता से, बैरम खान, अकबर का जन्म 1542 में हो गया था। हुमायूं के प्रवास काल के दौरान अमरकोट में हुआ था। अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया। तो ये चीज़ कुछ क्लियर नहीं हो रही है। अब आगे बात करते हैं जहांगीर। जहांगीर का विवाह 1611, तो जहांगीर की जो सत्ता चली वो 1605 से लेकर के अकबर के जाने के बाद 1605 से लेकर 1627, जस्ट अकबर का बेटा 1605 से लेकर के 1627। ओके। तो जहांगीर का विवाह 1611 में शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा से हुआ, जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जो जहांगीर की जो वाइफ थी, जिसे नूरजहां बोला गया है ना, वो नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। उसने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय की प्रतीक सोने की जंजीर अपने महल के बाहर लगवाया था। यस, न्याय का प्रतीक सोने की जंजीर अपने महल के बाहर लगवाया था। उसके बाद आते हैं शाहजहां। शाहजहां ने स्वयं अपना और अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा आगरा में बनवाया, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब अपने जीते जी ही उसने, बेगम तो मर गई थी, मुमताज़ महल का मकबरा आगरा में बनवाया, जो ताजमहल से प्रसिद्ध है। उसने आगरा में मोती मस्जिद तथा दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। तो याद रखिए भाई, लाल किला का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। मोती मस्जिद शाहजहां ने, और जामा मस्जिद भी शाहजहां ने। फिर उसके बाद आते हैं 1627 से लेकर 1658, शाहजहां ने राज किया जहांगीर के बाद। फिर औरंगजेब। शाहजहां के उत्तराधिकार को लेकर दारा और औरंगजेब के मध्य शाहजहां के उत्तराधिकार को लेकर दारा और औरंगजेब के मध्य 25 अप्रैल 1658 में घरमत का युद्ध, जिसमें दारा हार गया। 1658 में 25 अप्रैल 1658 में घरमत का युद्ध हुआ, जिसमें दारा हार गया। और 8 जून 1658 में सामूगढ़ का युद्ध दारा पराजित हुआ। 2 जगह दारा पराजित हुआ, 25 अप्रैल 1658 और 8 जून 1658 सामूगढ़ का युद्ध दारा हार गया। 12 से 14 अप्रैल को देवराई की घाटी के युद्ध में 12 से 14 अप्रैल 1659 में देवराई की घाटी के युद्ध में दारा पराजित हुआ और औरंगजेब ने दारा की हत्या करवा दी। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। मोती मस्जिद, लाल किले में जो मोती मस्जिद है वो करवाया था किसने? दारा ने। अब यहाँ पे बीच में एक थोड़ा सा वंश आया था, शेर शाह सूरी वंश। वो 1540 से लेकर के बीच में, जो 1540 से लेकर 1555 के बीच में आया था। यस, ये देखिए, हाँ, 1540 से लेकर 1555 में शूर वंश आया था। तो शेर शाह सूरी, शेर शाह का मूल नाम 1540 से लेकर 1545 तक जो है ना, बीच में एक गैप मिला था जहाँ पर बाबर, आई थिंक कौन था, हुमायूं था। हाँ, हुमायूं का प्रमुख पुत्र जो था शेर शाह सूरी था। हुमायूं का प्रमुख पुत्र शेर शाह सूरी था, जिसने उसे चौसा के युद्ध में, अच्छा, हुमायूं का प्रमुख पुत्र मतलब पुत्र ही था ये शेर शाह सूरी। हुमायूं का प्रमुख पुत्र, अरे यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, शत्रु था भाई, गलती हो गई दोस्तों। हुमायूं का प्रमुख पुत्र बोल रहा हूँ, शत्रु लिखा हुआ है, देखो दिमाग खराब हो गया मेरा। हाँ, तो यस, वो उसी की बात हो रही है कि 1539 के आसपास से 1540 से लेकर 1545 तक जो है शेर शाह सूरी। तो शेर शाह का मूल नाम जो था फरीद था। उसे शेर खान की उपाधि बिहार के गवर्नर बहार खान लोहानी ने दी थी। कोलिंजर के अभियान में एक गोले के विस्फोट से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी तथा इसे
सासाराम बिहार में दफनाया गया। शेर शाह ने लाहौर से बंगाल तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया और चांदी का रुपया व तांबे का दाम प्रचलित किया। इसी के शासनकाल में पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हुई थी। जो पद्मावत की जो रचना हुई थी, मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ जो है वो यहीं पे हुई थी। चलिए, अब अंग्रेज आने वाले हैं। अंग्रेजों की दुनिया पढ़ लेते हैं भाई, कौन कौन है। आधुनिक भारत की अब शुरुआत हो जाती है। अभी तक मध्यकालीन भारत था, मिडिल एज इंडिया। अब उसके बाद जो है हमारा वो आधुनिक भारत आ जाता है। आधुनिक भारत, प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय तथा उनसे संबंधित कार्य। चलिए देखिए, भारत का गवर्नर जनरल कौन कौन से थे, उनके क्या क्या थे। देखिए, अब हम भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल 1545 तो 1707 में जो है औरंगजेब के बाद 1857 तक, 1857 तक वो चला है। 1707 हो गया था, तो 1707 में औरंगजेब रिटायर कर गए थे और उसके बाद 1857 तक खिंच करके 1707 से लेके शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई, मुगल वंश की 1526 से। 1526 में आए था अपना हुमायूं और बाबर, ये बाबर आया था यहाँ पे, और बाबर के बाद 1707 तक यहाँ पे औरंगजेब, ओके। उसके बाद लास्ट में 1857 तक बहादुर शाह जफ़र, ये लास्ट जो थे नेता थे, सुल्तान थे मुग़ल एम्पायर के, ओके। तो आइए अब बंगाल के गवर्नर जनरल, जो अंग्रेज आते हैं, प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय और उनसे संबंधित कार्य। अंग्रेजों ने सत्ता हथियाना शुरू किया, ओके। 1774 से लेके 85 के दौरान, 1774 से लेके 85, 1785 के दौरान जो पहला गवर्नर जनरल वो वॉरेन हेस्टिंग्स, और उसका जो कार्य था वो क्या था, रेवेन्यू, फौजदारी, अपीलीय न्यायालयों की स्थापना, द्वैध शासन की समाप्ति, ये वॉरेन हेस्टिंग्स। देन उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेके 1793 स्थायी भूमि बंदोबस्त कॉर्नवालिस कोड। फिर लॉर्ड वेलेजेली 1798 से लेके 1805, 1758 से लेके 1805 सहायक संधि प्रणाली इनका कार्य था। देन तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जो शुरुआत में बंगाल राजधानी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी की। देन इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, जो भारत में जो गवर्नर जनरल आए वो कौन कौन आए वो देखिए आप। भारत में जो पहला गवर्नर जनरल आया वो विलियम बेंटिक 1833 से लेके 1835, सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा का उन्मूलन, ये हो गया अपने पास विलियम बेंटिक। देन चार्ल्स मैटकॉफ 1835 से लेके 1836, 1 साल के लिए, प्रेस पर प्रतिबंध की समाप्ति। देन लॉर्ड एलन बरो 1842 से लेके 44, 2 साल के लिए, सिंध का विलय। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 1846, 1848 से लेके 1846, ये उल्टा लिख दिया, 46 to 48 होगा ये, ओके। 1846 से लेके 1848 ईस्वी। रेल, आधुनिक डाक, तार व PWD की स्थापना, वुड डिस्पैच की घोषणा, हड़प नीति का जनक। तो ये जो है अपना भारत के गवर्नर जनरल, ठीक ना। फिर गवर्नर जनरल, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, फिर भारत के गवर्नर जनरल बन गए। लास्ट था गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड डलहौजी। फिर उसके बाद वायसराय आ गए। तो वायसराय जो है भारत का लॉर्ड कैनिंग, पहला वायसराय जो है 1858 से लेके 1862 के बीच में।
लॉर्ड कैनिंग ने 1858 से लेकर 1862 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना। देन लॉर्ड लिंटन लॉर्ड लिंटन ये कब आते हैं? 1876 से लेके 80, 4 साल के लिए। दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट इसमें इन्होंने दिया। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884। प्रथम कारखाना अधिनियम एल्बर्ट गिल, प्रथम कारखाना अधिनियम एल्बर्ट गिल, लॉर्ड रिपन जो थे। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 बंगाल विभाजन किया। प्राचीन स्मारक परिरक्षण कानून, भारतीय विश्वविद्यालय कानून। लॉर्ड मिंटो 1995 से लेके 1905 से लेके 1910 हो गई, ये गलत लिखा हुआ है। लॉर्ड मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। लॉर्ड होर्डिंग 1910 से लेके 1916 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी लॉर्ड होर्डिंग ने। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेके 1921 रॉलेट एक्ट लेके आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। लॉर्ड इरविन 1926 से लेके 1931 और इरविन समझौता, गांधी इरविन इसकी जो थी कार्य थे, है ना, गांधी इरविन समझौता 1931। देन लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेके 1934 कम्युनल अवार्ड। लॉर्ड लिन लिथगो 1934 से लेके 1937 प्रांतीय चुनाव हुए। लॉर्ड वेवेल 1943 से लेके 1947 शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा की स्थापना लॉर्ड वेवेल के टाइम में हुई। और लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वायसराय 1947 भारत विभाजन एवं भारत की स्वतंत्रता का कार्य इनके समय में हुआ। चलिए अब देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ये लास्ट थे। अब अंग्रेजी शासन के दौरान हुए महत्वपूर्ण विद्रोह, आंदोलन, विद्रोह हैं, प्रभावित क्षेत्र, संबंधित नेता और विद्रोह का वर्ष। पहला सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल में हुआ। केना सरकार या दिरजीनारायण 1763 से लेके 1800 ईस्वी के बीच में। फ़कीर विद्रोह बंगाल में हुआ। मजनू शाह एवं चिराग अली 1776 से लेके 1777। चुआर विद्रोह बांकुड़ा बंगाल, दुर्जन सिंह 1798 ईस्वी। पालीगरों का विरोध तमिलनाडु, वीसी कट्टा वगमान 1799 से लेके 1801। देन वेलथम्पी विद्रोह ट्रवनकोर वेलुथम्पी 1808 से लेके 9। भील विद्रोह पश्चिमी घाट सेवाराम 1825 से लेके 31। रमोसी विद्रोह पश्चिमी घाट चितर सिंह 1822 से लेके 29। पागलपंथी विद्रोह असोम टीपू 1825 से लेके 27। ओहम विद्रोह असोम गोमधर कुंवर 1828। बहाबी विद्रोह बिहार उत्तर प्रदेश सैयद अहमद टीटू मीर 1831। कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड नारायण राव 1831 से लेके 32। खांसी विद्रोह असोम तीरथ सिंह 1833। फराजी आंदोलन बंगाल शरीयतुल्ला 1839 ईस्वी। सांथल विद्रोह बंगाल बिहार सिद्धू कान्हू 1855 से लेके 57। मुंडा विद्रोह बिहार बिरसा मुंडा 1899 से लेके 1900 ईस्वी। पाइक विद्रोह उड़ीसा बख्शी जनबंधु 1817 से लेके 1825। नील आंदोलन बंगाल दिगंबर 1859 से लेके 60। पावना विद्रोह पावना बंगाल ईश्वर चंद्र राय एवं शंभुपाल 1863 से लेके 76। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र 1874 से लेके 75। मोपला विद्रोह मालाबार केरल
अली मोदलियार 1920 से लेके 22, कूका आंदोलन पंजाब भगत राम जवाहरमल, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश सीताराम राजू 1879 से लेके 1922, ताना भगत आंदोलन बिहार जतरा भगत 1914, तेभाना आंदोलन बंगाल कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह 1946, तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश 1946। चलिए अब देखिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। बंगाल का विभाजन 1905, बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, इसके संस्थापक में आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क प्रमुख थे। उन्होंने 1905 में इसकी स्थापना की। होम रूल लीग आंदोलन, संवैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचुल और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। असहयोग आंदोलन, लाला लाजपत राय 1920 में असहयोग आंदोलन। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया था। इस घटना से गांधी जी ने अत्यंत आहत हुए। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया। दांडी यात्रा 1930, अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा आरंभ करी। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंच करके गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो पास किया। गांधी जी ने लोगों से करो या मरो का नारा दिया। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मिशन मिनस के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकार कर दिया तथा पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। माउंटबेटन योजना तथा स्वतंत्रता प्राप्ति, 22 मार्च 1947 भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की जाती है, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं।
माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर देश का विभाजन तय हुआ। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान दो नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। चलिए अब देखते हैं भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन में देखते हैं राष्ट्रीय जन आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन अवधि में बनी महत्वपूर्ण संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में बनी, युवा बंगाल पता नहीं, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843, रहनुमाई मजदयासन समाज 1851, साइंटिफिक सोसाइटी 1862, मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863, वेद समाज 1871, प्रार्थना समाज 1867, पूना सार्वजनिक सभा 1870, इंडियन सोसाइटी 1872, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, बेलूर मठ 1887, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गदर पार्टी 1913, विश्व भारती 1918, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1920, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, स्वराज पार्टी 1923, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, अखिल भारतीय किसान महासभा 1926। खुदाई खिदमतगार 1937, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, आज़ाद हिंद फौज 1942। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक ना। अब इनके देख लीजिए जो इनके प्रमुख सूत्रधार, एशियाटिक सोसाइटी के प्रमुख जो सूत्रधार थे, एशियाटिक सोसाइटी के जो प्रमुख सूत्रधार थे वो विलियम जोन्स थे। ठीक ना। युवा बंगाल के सूत्रधार हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी, रहनुमाई मदयासन समाज दादा भाई नौरोजी, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ़, वेद समाज श्रीधरालू नायडू, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, महादेव रनाडे, देवेंद्रनाथ टैगोर आदि, पूना सार्वजनिक सभा रांडे, चिपू लड़कर और जोशी, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खां, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस SN बनर्जी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, तैयब जी, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, गदर पार्टी हरदयाल काशीराम सोहन सिंह, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MN राय ताशकंद में बनी, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस NM जोशी, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास व NC केलकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ KB हेडगेवार, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा NG रंगा व सहजानंद, खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह। चलिए तो ये हमारा एक पूरा चैप्टर हो गया है जिसमें हमने मतलब भारत की एक पूरी पुरानी हिस्ट्री जल्दी कंप्लीट की है। ठीक ना। अगले में हम लोग भूगोल पढ़ेंगे भारत का पूरा, और पहले इसके मैं नेक्स्ट क्लास में कल पूरे इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स नहीं बोलना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि थोड़ा एक जागरूकता सी हो जाए इस चैप्टर के बारे में।
चलिए, धन्यवाद।